नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले उपचुनाव का रण। उपचुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जुट गई है। चंबल में बीजेपी को डर है बगावत का। बीजेपी के बड़े नेताओं से बगावत का डर है और यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल रोकने की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को मिली है। रविवार को ग्वालियर जाएंगे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। सतीश सिकरवार, अनूप मिश्रा, नारायण सिंह कुशवाहा, जयभान सिंह पवैया और माया सिंह के घर जाकर बातचीत करेंगे। सभी से बीजेपी के प्रत्याशियों की मदद करने की अपील भी करेंगे, संदेश भी देंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं पर कांग्रेस की नजर लगातार बनी हुई है, निगाहें टेढ़ी वाली निगाहें। बीजेपी सरकार और संगठन में भितरघात को लेकर चिंता भी है। कल बालेंदु शुक्ला ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी नेताओं से कांग्रेस के नेता लगातार संपर्क भी कर रहे हैं। यही वजह है कि अब जिम्मेदारी मिली है नरोत्तम मिश्रा को। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, डैमेज कंट्रोल, नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी, क्या स्थिति? बिल्कुल ललित, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत लगातार बदल रही है। कल ही भाजपा के वरिष्ठ नेता बालेंदु शुक्ला को कांग्रेस ने घर वापसी कराने में कामयाबी हासिल की है और इसके साथ ही अब ग्वालियर उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बड़े चेहरों को अपने खाते में लाकर मैदान में उतारने की कवायद में जुटी है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि बीजेपी के नेता अनूप मिश्रा, सतीश सिकरवार और जयभान सिंह पवैया, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनसे कांग्रेस किसी तरह संपर्क साधने की कोशिशें कर रही है और इनको मनाया जा रहा है कि किसी तरह से वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए और उन्हें अच्छी सीटों से चुनाव लड़ाकर जिताने का पूरा प्रयास करेगी कांग्रेस। तो यही वजह है कि जब बालेंदु शुक्ला कल बीजेपी में छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तो बीजेपी ने अब नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी दी है कि कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता है ग्वालियर चंबल अंचल में, वो बगावत करके कांग्रेस के खाते में ना चले जाए। यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा अब रविवार को ग्वालियर पहुंचेंगे और वो नारायण सिंह कुशवाहा, सतीश सिकरवार, अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया और माया सिंह से घर जाकर मुलाकात करेंगे और उन्हें। हालांकि इस बीच अनूप मिश्रा तो वीडी शर्मा से मुलाकात के बाद ये भी बोल चुके हैं सुशील की जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगे। और कौन कौन सी कमजोर कड़ियां हैं जिन पर निगाहें हैं कांग्रेस की? देखिए ललित, सबसे बड़ी जो कांग्रेस के लिए परेशानी है वो है ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर सीट। तो यही जो है कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रयास कर रही है कि इन सीटों पर उतारने के लिए वो बीजेपी के बड़े चेहरों को अपने खाते में लाए। यही वजह है कि बीजेपी के जो पराजित उम्मीदवार है 2018 के पूर्व से सतीश सिकरवार, उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। अनूप मिश्रा से भी लगातार जो है बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने की कोशिशें कांग्रेस के द्वारा की गई है। अनौपचारिक चर्चा में अनूप मिश्रा ये बात कह भी चुके हैं। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा या फिर जयभान सिंह पवैया और माया सिंह को भी इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इन नेताओं के जरिए कांग्रेस इस अंचल में वापसी करने में कामयाब हो पाए तो कांग्रेस की एक बड़ी कवायद इसी को लेकर है। यही वजह है कि अब बीजेपी को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं सिंधिया समर्थकों के मैदान में उतरने के बाद बीजेपी के जो बड़े नेता है कहीं वो बगावत ना कर दे, पार्टी छोड़ कांग्रेस से खड़े ना हो जाए, या फिर अंदरूनी तौर पर बीजेपी के जो प्रत्याशी रहेंगे उनके खिलाफ बगावत ना कर दे या भीतरघात ना कर दे। इसी डर के चलते जो है अब नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर आकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें लगातार सुशील की बनी हुई हैं। आगे भी ये जो घटनाक्रम है इसके अपडेट्स हम अपने दर्शकों को देंगे। और उपचुनाव के रण के लिए सेनापति तय कर दिए गए हैं, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बीजेपी ने 24 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। उपचुनाव वाली जो सीटें हैं वहां पर प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। 24 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और अनूपपुर के लिए संजय पाठक को जिम्मेदारी दी गई है। हेलीकॉप्टर वाले संजय पाठक। अनूपपुर के लिए संजय पाठक को जिम्मेदारी, राजेंद्र शुक्ल सांवेर के लिए मेंदोला और इकबाल सिंह गांधी, विश्वास सारंग अशोकनगर की जिम्मेदारी मिली है। ग्वालियर नगर गौरीशंकर बिसेन देखेंगे, जयंत मलैया भी उनका साथ देंगे। ये अलग अलग जिम्मेदारियां, ये पूरी लिस्ट है, लेकिन प्रमुख जो सीटें हैं वो हमने आपको बता दी। तो बीजेपी ने 24 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। जिन सीटों पर ज्यादा माथापच्ची है वहां 2 लोगों को जिम्मेदारी भी दी गई है। 24 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
उपचुनाव वाली ये सीटें हैं। उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। ये नाम भी हम आपको बता रहे हैं। ये वो पूरी लिस्ट है जो भाजपा की तरफ से जारी की गई है। 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। अनूपपुर की जिम्मेदारी संजय पाठक को दी गई है। राजेंद्र शुक्ल पूर्व मंत्री रहे हैं, रीवा के कद्दावर नेता हैं। सांवेर के लिए मेंदोला को जिम्मेदारी दी गई है। अनूपपुर के लिए संजय पाठक, राजेंद्र शुक्ल, सांवेर के लिए मेंदोला और इकबाल सिंह गांधी। कुर्सी की बात हो गई, अब कर्ज की बात करेंगे। शिवराज सरकार ने 500 करोड़ का कर्ज लिया है भारतीय रिजर्व बैंक से। सरकार ने यह कर्ज लिया है। साल 2020 में सरकार ने 10 बार कर्ज लिया है। 10 बार में 8,500 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। कर्ज लेने की सीमा 3 से 5% कर दी गई है। सरकार इस साल 45% तक कर्ज ले सकती है। पहले ये जो सीमा थी, ये तकरीबन जो लिमिट थी वो तकरीबन 26,000 करोड़ की थी। सियासत के बाद शराब ठेकेदारों ने दुकानें सरेंडर करना शुरू कर दिया है। भोपाल, इंदौर समेत बड़े शहरों के जो शराब दुकान है वो सरेंडर की जा रही है। ग्वालियर, जबलपुर में भी ठेकेदारों ने दुकानें सरकार को सौंप दी हैं। ठेकेदारों ने आबकारी विभाग को दिए शपथ पत्र। दरअसल ये कहा गया था, हाईकोर्ट ने ठेकेदारों को 3 दिन का समय दिया था। अब सरकार के पास 2 विकल्प बचे हैं। पहला, आबकारी विभाग से दुकानें चलवाई जाएं और दूसरा, नए सिरे से टेंडर जारी कर दुकानों की फिर से नीलामी हो। यानी जो शुरुआती प्रक्रिया होती है, अब तक जो प्रक्रिया होती आई है वो, या फिर आबकारी विभाग को कह दिया जाए कि आप ही शराब बेच लीजिए। कई राज्य हैं जो खुद से शराब का विक्रय उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक है। तो आबकारी विभाग या तो ये दुकानें चलाएं और या फिर दूसरा विकल्प ये है कि फिर से ये पूरी नीलामी की प्रक्रिया की जाए। और राज्यपाल की कुलपतियों के साथ आज होनी है बैठक। राज्यपाल लालजी टंडन राजभवन में बैठक लेंगे। विश्वविद्यालयों में परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा होगी। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की भी समीक्षा होगी। अनलॉक होते इंडिया में सभी चीजें धीरे धीरे शुरुआत की जा रही है। राज्यपाल इसी सिलसिले में आज कुलपतियों के साथ बैठक करने वाले हैं। राजभवन में बैठक होगी। राज्यपाल लालजी टंडन वो चर्चा करेंगे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से। किस तरीके की परीक्षा की तैयारियां हैं, कहां कोई कमी बेशी है, उसे कैसे सुधारा जाए। सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होगी, उसका क्या ध्यान रखा जा रहा है। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की भी समीक्षा होगी। और मध्य प्रदेश में अब बनेगा सिंगल सिटीजन डाटाबेस। सीएम शिवराज ने डाटाबेस बनाने को हरी झंडी दे दी है। सरकारी योजनाओं के लिए अब अलग अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां ये सिंगल सिटीजन डाटाबेस की व्यवस्था है। राजस्थान में भामाशाह के नाम से व्यवस्था है। आंध्र तेलंगाना में प्रजा साधिकार नाम से व्यवस्था है। सिंगल सिटीजन डाटाबेस में कई जानकारियां होंगी, नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, इससे जुड़े प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि का विवरण, उगाई गई फसल, मूल निवासी प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र। और इसी डाटाबेस के आधार पर बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। और बीजेपी का आज से शुरुआत की जा रही है मेगा डिजिटल अभियान की। बीजेपी ये शुरू करने जा रही है। मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा होने पर यह अभियान शुरू किया जा रहा है। आज से 10 जून के बीच 120 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होंगी। वरिष्ठ नेता 13 वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज से इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता से जुड़ेंगे। मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। और अब बात कोरोना अपडेट की। इंदौर में 4 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। मेडिकल बुलेटिन में 4 नए मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है और अब तक
अगर आंकड़ा देखा जाए, मिनी मुंबई में 153 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां पर पहुंच चुकी है कुल संक्रमण के मामले यहां पहुंच चुके हैं 3722। स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा भी बेहतर हो रहा है, 2300 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 2324 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। इसके अलावा 1245 एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केस मतलब 1245 मरीजों का इलाज अलग अलग जगहों पे चल रहा है। सबसे अच्छी बात कि बहुत तेजी से इंदौर में कोरोना कमजोर हो रहा है। 1135 सैंपल भेजे गए थे, इनकी जांच रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में सिर्फ 35 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। सीधा इंदौर लिए चलेंगे, सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कोरोना का पूरा अपडेट। खुशी की बात है कि इंदौर अब कोरोना को मात देता हुआ नजर आ रहा है, पर अनलॉक इंडिया में चुनौती भी उतनी बड़ी है। अरुण, बिल्कुल, देखिए, जहां तक इंदौर की बात की जाए तो इंदौर अभी तक कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ था, रेड जोन में इंदौर था, लेकिन पिछले 4 दिनों से लगातार कोरोना के मरीजों में कमी आ रही है। और आज अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 1135 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 35 सैंपल ही पॉजिटिव आए और 1048 जो सैंपल है वो नेगेटिव आए हैं। तो बड़ी संख्या में सैंपल अब नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कोरोना अब इंदौर में कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये अच्छी बात है इंदौर के लिए कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 65% के आसपास रिकवरी रेट है। 2324 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ये भी अच्छी बात है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और संक्रमण की जो दर है वो लगातार कम होती जा रही है। अगर 1100-1200 सैंपल में से 35 सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक जो सैंपलों की संख्या थी पिछले 4 दिनों पहले तक वो 80 से 90 सैंपल रोज पॉजिटिव आते थे। तो अब इंदौर में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। वो घरों से ज्यादा बिना काम के न निकलें, मास्क पहनकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये सब एहतियातें अभी भी लोगों को बरतने की जरूरत है। एहतियात बरतने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात यही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबर शाजापुर से है। शाजापुर में कोरोना के 20 नए मरीज मिले हैं। संक्रमित मरीजों में से कई बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हो जाती है 31। बैंक कर्मचारियों का शामिल होना प्रशासन की चिंता का सबब है। इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी होती है। यही वजह है कि अब बड़ी चुनौती शाजापुर प्रशासन के सामने होगी। नीमच का कोरोना अपडेट आपको दे दें। 18 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 5 जून को जो रिपोर्ट आई है उसमें ये लोग कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। 18 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 119 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, इनमें से 18 कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। 96 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। पॉजिटिव लोगों में 13 जावत के हैं, 4 पड़दा के हैं, 1 जीरन का मरीज है और जिले में इस तरीके से आंकड़ा पहुंच गया है 311। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और राजनयिक स्तर पर आज भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हो रही है। माना यह जा रहा है कि यह बैठक दोनों देशों के बीच आगे के रिश्ते तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको याद दिला दें कि न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा था कि एक अहम बैठक 6 जून को होगी, इसके बाद ही कुछ कहा जाएगा, लेकिन हालात सुधर जाएंगे। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, इसके पास 1 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए यह बैठक हो रही है। भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र बांगू साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, क्या सकारात्मक उम्मीद की जाए? हालांकि न्यूज़ 18 को जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था राजनाथ सिंह साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि हाँ, स्थितियां ठीक होंगी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा ललित। ये सबसे पहले नेटवर्क 18 पर ही इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया था कि आज की मीटिंग के लिए सबसे बड़ा जो ये बयान था रक्षा मंत्री का ही सामने आया था। लेकिन
अब बड़ा सवाल यह है कि आज की बैठक में क्या होता है, लेकिन इससे पहले यह समझना भी जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में एक दिन पहले ही यानी कि कल जो डिप्लोमेटिक लेवल की चर्चा है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि राजनयिक स्तर पर कल ही चर्चा हो चुकी है। उसमें एक सही माहौल बनाने की बात की गई है और उसकी अगर हम बात करें तो कल जो स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है उसमें साफ कहा गया है कि दोनों देशों को जो मतभेद है वो विवाद ना बने, इसको इंश्योर करना चाहिए और वहीं साथ ही साथ जो भी गतिरोध है उसको बातचीत के जरिए शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जाना चाहिए, एक दूसरे की आकांक्षाओं, एक दूसरे के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक सही माहौल तो जरूर बना है, लेकिन अब देखना ही होगा कि आज की बैठक में क्या होता है। लेकिन आज की बैठक की बात करें तो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि आज की बैठक में भारत अपना कड़ा रुख बनाए रखेगा और ये साफ कर देगा कि जिन इलाकों में चीन बैठा हुआ है वो भारतीय इलाके हैं, वहां पर भारत पेट्रोलिंग करता आया है, उन इलाकों को चीन खाली करे। वहीं साथ ही साथ LAC पर जिस तरह से डिप्लॉयमेंट की है चाइना ने, उसको कम किया जाना चाहिए चाइना की तरफ से, ये भारत की दूसरी मांग होगी। और वहीं साथ ही साथ भारत ये भी चीन से कहेगा कि जिस तरह से इस तरह के लगातार इस तरह की हरकतें होती रहती है चीन की तरफ से, आमने सामने टकराव हो जाता है, तो इसमें चीन इंश्योर करे कि इस तरह की गतिविधियां दोबारा इस इलाके में ना हो। तो जाहिर तौर पर चीन भारत अपना रुख इस मीटिंग के जरिए साफ करेगा, लेकिन अब देखना ही होगा कि चीन का इस पर क्या रवैया रहता है। जी वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए, विश्लेषण के लिए। बात वहीं आ जाती है, एक तो छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, DGP DM अवस्थी ने ट्वीट किया है छत्तीसगढ़ पुलिस को लेकर। छत्तीसगढ़ पुलिस अपनी आस्तीन पर पहनेंगे राज्य प्रतीक। 20 साल बाद राज्य का प्रतीक पहना जाएगा। राज्य सरकार को हार्दिक धन्यवाद भी DGP ने दिया है। हमारे अनुरोध पर विचार किया गया, अनुमोदित करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए धन्यवाद दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस का सदस्य बनने का गर्व भी उन्हें है, ये भी उन्होंने बताया है। हमेशा राज्य और राष्ट्र की सेवा में रहो, ये भी उन्होंने लिखा है। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है। US बेस्ड इक्विटी फर्म कंपनी सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म पर 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है। आपको याद दिला दें कि सिल्वर लेक ने इससे पहले भी निवेश किया था और अब ये अतिरिक्त निवेश है जियो के प्लेटफॉर्म पर। 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश है। इससे पहले भी सिल्वर लेक जियो में 5,655.75 करोड़ का निवेश कर चुकी है। दोनों को मिला लिया जाए तो कुल हो जाता है ये 10,202.55 करोड़ का निवेश। अब सिल्वर लेक की जियो प्लेटफॉर्म में 2.08% हिस्सेदारी हो गई है और 2 महीने से कम समय में ही जियो ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के जरिए 92,202.15 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।